बहुत शुक्रिया मोनिका। और देखिए, चर्चा लंबी होती जा रही है, लेकिन चर्चा बनती भी है, क्योंकि जो चुनावी नतीजे अब की बार आए हैं उसमें सवाल कई सारे विपक्ष के सामने भी है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के सामने भी उतने ही सवाल है। सबसे पहले तो मनीष जी, जीत की इतनी उम्मीद थी, इतना मैंडेट आ जाएगा? सच पूछे तो इतनी ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं, ना हमने सोचा था। और ये तो जनता का आशीर्वाद है, बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ये उनका मैंडेट है। इसमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी जदयू कहें या बीजेपी कहें, जब ऐसे भी हम लोग चर्चा करते थे तो कभी भी इस तरह की बात नहीं होती थी कि इतना हो पाएगा। इंटरनल डिस्कशन में भी नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से जनता ने ये मैंडेट दिया है, उससे लगता है कि जनता ने अपने लिए एक सरकार चुनी है। अच्छा, ये मैंडेट जो है ये एनडीए पर है या नीतीश जी पर जो दिया है जनता ने? देखिए, नीतीश जी के चेहरे नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा। सबने ये कहा है, गठबंधन के सभी साथियों ने कहा है, तो चेहरा उनका सामने था, उनके नेतृत्व में ये लड़ा गया है। तो ऑफ कोर्स ये मैंडेट जो है एनडीए का मैंडेट है, चेहरा लेकिन नीतीश जी का है। आप आईटी छोड़ के आते हैं, ब्यूरोक्रेसी छोड़ के आते हैं और आप ग्रास रूट पे जाते हैं, तो हम पूछना चाहेंगे व्हाट कीप्स यू गोइंग? क्या ऐसा है कि ग्रास रूट पे जाके पिछले लोकसभा चुनाव से लेके अभी जो विधानसभा है इस लेवल पे आपने काम किया? क्या फैक्टर क्या था? देखिए, ये तो मेरी जर्नी रही है पहले से। एक चूंकि आईआईटी किया हूं, आईएएस किया हूं, तो जॉब में था, वहां से आया हूं, तो ये कह सकते हैं वहां से छोड़ के आए हैं। हाँ, छोड़ के आया हूं, लेकिन उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था, उसको और बढ़िया से सर्व करने के लिए छोड़ के आया हूं। और जनता तो ग्रास रूट में ही रहती है। वहां जनता थी, यहां पॉलिटिकल वर्कर है। नहीं, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और राजनीतिक कार्यकर्ता की जगह ग्रास रूट में होता है, जहां से हमको मैंडेट मिलना है। यदि हम वहां पे काम नहीं करेंगे तो कहां पे काम करेंगे? अच्छा, लेकिन तो इसीलिए जो भी है, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जमीन पे काम करते हैं। अच्छा। और कई पार्टियां जो है आसमान में काम करती थी, तो जो आसमान में काम करती थी और हवा में उड़ती थी, तो उसका जनता ने उनको दिखा दिया कि कहां हवा में है। तो ये तो जनता ने देखा है, उसको परखा है, पार्टियों को परखा है, गठबंधन को परखा है, और उसके अनुसार उन्होंने मैंडेट दिया। उन्होंने अपने लिए सरकार चुनी है कि अगले 5 साल में बिहार को, बिहार की जनता कहां देखना चाहती है, इसके अनुसार उन्होंने सरकार चुना। ये तो आप कह रहे हैं सरकार चुना है काम के बलबूते पर, लेकिन विपक्ष अभी भी कह रहा है कि एसआईआर के बलबूते पे हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ पे अब ये पश्चिम बंगाल है, बिहार नहीं, यहाँ पे चुनाव आयोग का एसआईआर का खेल नहीं चलेगा। देखिए, विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता रहा है जिससे जनता कनेक्ट नहीं की है। ये 15 दिन तक उन्होंने पूरे बिहार में घूम के यात्रा की, चाहे कांग्रेस हो, उनके गठबंधन के साथी हो, सब लोगों ने घूम के यात्रा की, और तब भी वो जनता को जगा नहीं पाए कि आपके यहाँ एसआईआर हुआ है, एसआईआर में गड़बड़ हुई है। बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस जनता है। यहाँ यदि कुछ भी किसी का वोट कटेगा, किसी का नाम कटेगा, तो चुप बैठने वाली जनता नहीं है। यहाँ अपने अधिकारों के प्रति लोग सचेत हैं, और जब भी ऐसे मामले आते हैं तो खुद ही उठ खड़ी होती है। और पूरे बिहार में ऐसा एक भी मामला नहीं देखा गया कि जनता ने उठ करके इसका एसआईआर का विरोध किया। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और इसीलिए इतने कैंपेन करने के बाद भी वो मुद्दे से जुड़ नहीं पाए, और उन्होंने गलत मुद्दा उठाया, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। आज से 3-4 महीने पहले की बात करें तो लग रहा था कि नीतीश जी का ग्राफ, जो एक टीआरपी रेटिंग होती है टेलीविजन में, ग्राफ में पॉलिटिकल लीडर्स का भी होता है, वो लग रहा था कि ड्विंडलिंग है, नीचे जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पोल क्लोज होता गया, तो नीतीश जी के प्रति जो लोगों की चाहत थी, उनके वर्कर्स की, उनके कैडर्स की, वो ज्यादा और स्ट्रेंथन होती गई। देखिए, ये टीआरपी जो खेला है, ये खेल कह लें तो ये टीवी स्क्रीनों पे खेला जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, चर्चाएं की जाती है, और एक तरह से एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है।
तो नीतीश जी के प्रति जो एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश बहुत पहले से हो रही थी कि इनकी तबीयत खराब है, इनका ग्राफ गिर रहा है, तो इसका जवाब, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जनता करती है। और इसका फैसला लोकसभा के चुनाव में एक बार हो गया था, जब 77 सीटों पे उस वक्त भी जदयू सबसे ज्यादा संख्या में लीड कर रही थी। उस समय भी जनता ने जवाब दिया। फिर उसके बाद फिर लोगों ने मैंडेट, इस तरह का एक क्लाइमेट बनाना, इन्वायरमेंट बनाना शुरू किया। तो इस बार डिसाइसिवली जनता ने जो कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, आप मैंडेट से जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे आप परीक्षण कर सकते हैं कि क्या जनता का मूड है। तो इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के ऊपर पर्सनल हमले हुए। नहीं, पर्सनल हमले तो होते रहे हैं। देखिए, नीतीश जी अपना काम करते रहते हैं। शुरू से ही उनकी जो कार्यशैली आप देखेंगे, उनकी आलोचना लोग करते रहते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। कई आरोप लगते हैं, चुपचाप रहते हैं, मुंह से जवाब नहीं देते हैं। और यही बात हमारे सिद्धांत में भी है। जो हम लोग का जो सिद्धांत है कि जो सत्ता पक्ष है वो काम से जवाब देगा और विपक्ष मुंह से आलोचना करेगा, सत्ता पक्ष काम से जवाब देती है। और यही बात इस बार के भी चुनाव में आपने देखा कि हमने काम से जवाब दिया है। हम वादे नहीं करते, उसको जमीन पे उतार के दिखाते हैं। और इस बार जो हम लोगों ने जो काम किया, विपक्ष जिसको प्रॉमिस कर रहा था कि हम 5 साल में करेंगे, उसको 2 महीना में हम लोगों ने जमीन पे उतारा और जनता ने कैपेबिलिटी को पहचाना और सीधा उन्होंने चुनाव किया कि नहीं, यही मेरे लिए ठीक है। नहीं मनीष जी, इस बार अब क्या होगा? आपने जो नारा दिया, जो सबसे ज्यादा इस बार बिहार चुनाव में चला, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये आप ही का दिया हुआ है। अब ऐसे में विपक्ष तो अभी तक हमला बोल रहा है कि नीतीश जी अभी भी चलिए मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन टायर्ड एंड रिटायर्ड बिहार चुनाव से पहले, और अब कह रहे हैं डमी कि भाई बना दिया गया है लेकिन सरकार जो है वो चलाएगी बीजेपी ही। देखिए, ये 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं। ये जो चर्चाएं हैं ये 2 साल से चल रहे हैं कि नीतीश जी गए, जदयू खत्म हो गई, जदयू बचेगा नहीं, जदयू को खा जाएगा, ये सब चलते आ रहा है। इसका जवाब जनता दे रही है। यदि जनता नीतीश जी के पक्ष में नहीं है, यदि जदयू में पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो कहां से उनको मैंडेट मिल रहा है? आप ये कहने वाली बात है। एक आदमी सोशल मीडिया पे या फिर टीवी डिस्कशन में जा करके एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको साफ जनता नकार रही है। अब इस बार भी उनको सबक नहीं मिला है, तो आश्चर्य की बात है कि यदि कोई आदमी सीखने पे गलतियां कर करके भी नहीं सीखता तो हम क्या कर सकते हैं? मनीष जी, 2024 और विपक्ष की बात है तो करना चाहिए। उन लोगों तो काम ही है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगाते रहे, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे को समझिए और उनकी भावनाओं का कद्र कीजिए। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाते हैं आप, तो नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता क्या समझती है ये सब ऑब्वियस है। पूरे लोग जो है बिहार में उनको एक गार्जियन स्वरूप माना है। सब लोग हैं, सारे दलों के नेताओं ने कहा है, हमारे लोगों ने कहा है, और जहां भी हम तो कितने प्रेस रिपोर्टर से बात किए हैं, तो सबने कहा कि हम पूरे 2 महीना 3 महीना पूरे इलेक्शन के दौरान घूमते रहे और कहीं से भी नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। मनीष जी, एक सवाल। 20 साल में कोई नेता शासन करे और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो किस प्रकार का शासन है, आप समझ सकते हैं। एक आरोपों को लेकर, चूंकि आपने कहा कि ये आरोप विपक्ष लगाते रहते हैं, आरोप तो आपने भी कई बिहार चुनाव के दौरान लगाए हैं। प्रशांत किशोर से आप रैलियों में पूछ रहे हैं कि भाई कितना पैसा लिए हो शराब के ठेकों से, शराब ठेकेदारों से। तो ये जो गंभीर आरोप है, आपने कहा कि चुनावों में यही पैसा तुम लगा रहे हो, तो ये आरोप कहां से आ रहे हैं? कोई पुख्ता सबूत या खाली राजनीतिक बयानबाजी? देखिए, जो भी आरोप लगे हैं या क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन यदि लगाए तो आप ही हाँ, ने लगाए हैं। हाँ। और आपने देखा है कि उसको बाद में सब्सटैंशिएट भी किया गया है कि जो कंपनियां फंडिंग कर रही थी वो कर रही, वो जांच का विषय है। मैंने कहा है उसको जांच करे एजेंसियां। मैं तो कहूंगा कि एजेंसियां जांच करे, पूरी तरह से जांच करे, और यदि कोई आरोप है तो उनका है काम कि भाई कि अच्छे से जांच करके उसको पॉलिटिकल फोरम में रखा जाए, जनता के सामने रखा जाए, और जो है सच का सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मनीष जी, तो हम लोग आरोप जो लगे हैं वैसे ही आरोप नहीं लगे हैं। मनीष जी, हम उसका लोग मतलब है, और आप देखिएगा
मनीष जी, बिहार की राजनीति को हम लोग क्लोजली फॉलो करते हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा होती है कि जब नीतीश को आप कमजोर समझते हैं उस वक्त नीतीश कुमार बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। तो क्या अपोजिशन लीडर्स और तमाम लोग नीतीश कुमार को रीड करने में विफल रहे इस चुनाव में? देखिए, ये भी एक मतलब कि नैरेटिव है कि कमजोर समझते हैं, ये समझते हैं। ये तो आपका है भाई कि आपका परसेप्शन क्या है। ये तो जो रीड करने वाले उनकी गलती है। गलती है कमजोर या आप नहीं समझ पाते रहे हैं, हैं, या समझ नहीं पाते उनको लोग, या तो समझ नहीं पाते हैं। अरे भाई, आप उनको क्या समझिए, आप जनता को समझिए कि जनता क्या चाह रही है। यदि पब्लिक मूड आप जानते हैं न, तो इतना महिलाओं का इतना हुजूम, आप सोचिए 8% मेल से ज्यादा वोटिंग होना, ये एक अद्भुत काम नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे जब विपक्ष आरोप हम पे लगा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, मैं कहता हूं 3 महीना तक जो देश के रिपोर्टर सब लोग आए, पूरे जगह विजिट किया, दिन रात विजिट किया, और वो आकर के कहते हैं, हमसे बात करते हैं कि भाई हम तो इतना सब रात रात में घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो भाई एक तरफ से आप झूठ मूठ का आंकड़ा देकर के नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती ये बताना चाहते हैं कि भाई कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और जबकि पूरे देश की मीडिया आकर के पूरा स्क्रूटनाइज की है, सबने कहा है कि यहां पर कोई ऐसा चीज है नहीं, इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है। तो आप तो बिहार को बदनाम करना चाहते थे। जो बिहार में इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट बना है और कई इंडस्ट्री जो यहां पे आ रही है और जो रोजगार के अवसर हम सृजित करने जा रहे हैं और जो काम हम करने जा रहे हैं, आप जनता में, देश में ये परसेप्शन बना करके कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, आप बिहार के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, आप यहाँ युवाओं के साथ अन्याय करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि ये नीतीश को बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, आप बखूबी समझे हुए हैं। इसके पीछे की मेरे 2 सवाल रहेंगे अब की बारी कि इसके पीछे की वजह क्या है कि आप लोग एक ही जिले से हैं, नालंदा से, या फिर एक ही जाति विशेष से हैं। दूसरा मेरा यह है कि इसके बावजूद भी इस बार माना जा रहा था कि टिकट के आप प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको खाली चुनावी रैलियों में ही देखा गया। ये क्या है? ये एनडीए में बीजेपी का दबदबा है या कोई रणनीति थी जिसके तहत आप चुनाव में नहीं रहे, चुनाव की कमान संभालते जरूर रहे? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी पार्टी जीते। मेरा अस्तित्व एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है और एक मैं पार्टी का सिपाही हूं। मेरी उपयोगिता कहां होगी, ये पहले भी मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूं। ये पार्टी और हमारे नेता अच्छे से समझते हैं। यदि मेरी उपयोगिता एक कंस्टिट्यूएंसी में न रह करके 60-70 कंस्टिट्यूएंसी में रहती है, तो वो मेरे लिए ज्यादा लाभदायक है और मेरी पार्टी के लिए ज्यादा लाभदायक है। मैं यदि जीत भी जाता, मान लिया कि एक विधायक भी बन जाता और मेरी पार्टी हार जाती, तो क्या फर्क पड़ता मेरे जीतने से? तो ये जो है, जो पार्टियां जो डिसाइड करती है, नेतृत्व डिसाइड करता है, उसके अनुसार रोल तय होते हैं। और पार्टी ने जो मेरे लिए रोल तय किया, उसके अनुसार मैंने काम किया। उन्होंने कहा कि भाई कि सब जगह जाइए और चुनाव प्रचार कीजिए, कैंपेन देखिए, तो मैंने वही काम किया है। मनीष जी, छपास, इसका आप देख रहे हैं कि मनीष जी, आप छपास से दूर रहते हैं, जनरली आप पब्लिसिटी से दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा अखबारों में और बयानों में नहीं रहते, लेकिन आप काम करते रहते हैं, चुपके काम करते रहते हैं, अलग अलग जिलों में आप जाते हैं। ये कौन डिसाइड करते हैं कि आपका अगला कार्यक्रम क्या होने वाला है या क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, किस सोसाइटी को टारगेट करेंगे, कहां आप जाएंगे? ये डिसाइड आप करते हैं या कोई मतलब कहीं और चाहता है? ये तो बड़ा खुफिया बात आपने पूछ ली। कौन करता है? जानना चाहते हैं कि इंटरनल बताइए, कहां से क्या आ रहे ड्राइव हैं? करता है आपको? ये तो पार्टी की अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी होती है कि मेरा जाना कहां पार्टी के लिए लाभदायक होगा। ये तो पार्टी भी समझती है, मैं भी समझता हूं। अब 1 साल से ऊपर हम भी पॉलिटिक्स में हैं, तो हमारी उपयोगिता कहां होगी ये तो हम ही समझते हैं। इसमें कौन डिसाइड करे, क्या डिसाइड, तो इंटरनल मामला है और इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इसमें बहुत चीज ढूंढने की कोशिश ना कीजिए, आप फल खाइए, कहां लगा है उसकी चिंता मत कीजिए। ये सवाल पूछने की वजह ये थी कि आप चुनाव लड़ने के दौड़ में नहीं थे कि बाकी जैसे लोग टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे, आप बिल्कुल शांत भाव से गाड़ी पे बैठे, इनोवा पे, और निकल पड़े। एकदम। जब हमारे नेता की ये इच्छा है कि हम जाकर के चुनाव प्रचार करें और पार्टी को जीतने में हम मदद करें, तो ये उनका इच्छा हमारे लिए कमांड है और मैं इसी काम में लगा हुआ था।
नहीं, जैसे आप कहते हैं कि आप सिपाही हैं, लेकिन सिपाही भी ऐसे जो सबसे आगे की तरफ खड़े हैं जब जंग की बात आती है। आपके नेता तो हैं ही नीतीश कुमार, लेकिन उनके ठीक पीछे आप खड़े हुए हैं। तो जब नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करेंगे तो आपको बतौर उत्तराधिकारी भी कई लोग कहते हैं, देखते हैं 2024 के बाद से, जब से आपने भी कदम रखा है जेडीयू के साथ में, तब से ही अटकलें चलती आ रही हैं। तो ये खबर भविष्य में कुछ सच होने की भी है क्या उम्मीद? देखिए, ये पता नहीं क्यों ये 2-2.5 साल से, जैसे ये जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, डे 1 से हमको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अब मीडिया जो है, सब जगह की मीडिया इस तरह से, यदि अरे आदमी आता है, पॉलिटिक्स करता है, सीखता है, हमारे लिए नया क्षेत्र है ये, और नया क्षेत्र में हमने काम करके सीखा है और हम सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए ये उत्तराधिकारी का टैग, ये सब कोई मतलब नहीं रखता। आप यहाँ भी हम लोग डीएम रहे, लोकतंत्र में हैं मनीष जी, भाई। आप यहाँ डीएम रहे, पटना में, पूर्णिया में भी रहे, तो वो जो एक्सपीरियंस था हाँ। कि लोगों से कनेक्ट करने का, हाँ। और ये पॉलिटिकल फील्ड में आप देखते हैं तो इसमें ये जो गुर है ये ज्यादा काम आता है, तो वो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कहीं? देखिए, मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूं, मैं गांव का आदमी हूं। जब भी गांव में, जब बचपन में भी था तो गांव में रहता था, वहीं जा करके पुआल पे सोता था। हम लोग के यहाँ दलान होता था, जहां पे रात में जैसे है सोना है तो 15 लोग एक लाइन में करके सोते थे और पुआल नीचे बिछा हुआ होता था। तो हमने तो वो जिंदगी भी देखी है, खेती भी करवाई है और पढ़ाई भी की है। तो पढ़ाई करके इधर आ गए, आईएएस बन गए। लेकिन हमारा जुड़ाव तो गांव से शुरू से ही रहा है, चाहे खेतिहर समाज हो, चाहे कैसे गांव में व्यवस्थाएं चलती है, क्या गांव में दिक्कतें हैं, वो भी समझता हूं। हमारे गांव में खुद ही कीचड़ रहता था, आप गर्मी के मौसम में जाएगा तब कीचड़ आपको मिलेगा। तो समस्याएं से तो अवगत मैं पहले से ही हूं। और शहरों में क्या, छोटे शहर में पला बढ़ा, बिहार शरीफ, तो वहां की भी समस्या से अवगत हूं। तो जब आप समस्याओं को देखते हैं तो दिमाग में जरूर आता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। और जब शुरू से जुड़ाव रहता है, मैं मलकानगिरी में डीएम रहा हूं, जहां 3 वर्ष तक मैंने एक हाईली नक्सल प्रोन इलाके में काम किया, और वहां पर जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग मतलब कि वहां ना कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है, ना पंचायत की बिल्डिंग है, ना ब्लॉक की बिल्डिंग है, किसी तरह की बिल्डिंग नहीं थी। तो एक सिरे से नीचे से जिला को खड़ा करवाया था उस वक्त। तो वो काम का जो एक्सपीरियंस रहता है, लोगों से जुड़ाव रहता है, लोगों के बीच में जाके काम करते हैं। डर के मारे लोग जाते नहीं थे, हम लोग मोटरसाइकिल से घूमते रहते थे, जाकर के जंगलों में, पंचायत में जाके सोते थे, वहीं पे काम करते थे, ताकि आपको आइडिया जब तक नहीं होगा कि ग्राउंड में स्थिति क्या है, तब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। तो ये शुरू से ही रहा है, और ये काम का जैसे एक्सटेंशन है, ये भी तो पब्लिक का काम है। जब आप सरकारी कर्मचारी रहते हैं तो पब्लिक का काम करते हैं। तो अब जो है आने वाले समय में कैसे ये हल निकाले जाएंगे? कई समस्याएं हैं ग्रास रूट लेवल पे, जिसके बारे में आप भी वाकिफ हैं। उनकी समस्याओं का अंत कैसे होगा, या फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? अगर आपकी बात की जाए मनीष वर्मा जी, तो जेडीयू से जुड़ने वाले आप 7वें नौकरशाह हैं, कई सांसद बन गए हैं, कई नीतीश सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी बने। कईयों का राजनीतिक जो सफर रहा वो बहुत लंबा नहीं चला। आप अपना भविष्य कहां देख रहे हैं? देखिए, मैं अपना भविष्य जनता की सेवा में देखता हूं, और मैं जो काम करने के लिए आया हूं और वही काम करूंगा। शुरू से ही मैं उस काम में जुड़ा हूं, आगे भी यही करता रहूंगा। माध्यम अलग हो सकते हैं, पद अलग हो सकते हैं, लेकिन काम अल्टीमेटली जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट वही होगा। तो आप जो कह रहे हैं कि इतने सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, एनडीए गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्होंने बिहार को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके गए। जिस तरह का सोसाइटी है बिहार, काफी सोसाइटी में इंटरनल फ्रैगमेंट्स हैं, आपस में तलखियां भी रहती थी, और आप एक इतिहास देखें बिहार का तो बहुत समझिए कि आपस में कन्फ्लिक्ट का इतिहास रहा है। उस कन्फ्लिक्ट के वातावरण को आप कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के वातावरण में बदल दिया नीतीश कुमार जी ने। ये बड़ी अचीवमेंट रही। 2005 का बिहार और 2025 का बिहार, 20 साल का एक लंबा अरसा रहा, जिसमें बिहार ने सामाजिक और आर्थिक और ढांचागत तरीके से काफी प्रगति भी की। अब बिहार के लिए क्या इरादा है? चूंकि नीतीश कुमार भी अपने पॉलिटिकल करियर के 70 के दशक में है, तो लोग चाहते हैं कि बिहार अब एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो। जहां तक हम लोग देखते हैं बिहार को, बिहार एक निश्चित दूरी तक पहुंच चुका है।
बिहार जब 2005 से कंपेयर करेंगे तो एक निश्चित दूरी तक पहुंच चुका है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक है, सड़कें ठीक काफी हद तक है, बिजली की पुख्ता व्यवस्था है, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी काफी काम हुए हैं। तो एक तरह से एक प्रकार का फाउंडेशन स्टोन हो चुका है, नींव पड़ चुकी है। अब हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारी युवा पॉपुलेशन। 58% पॉपुलेशन हमारी युवा है और इसकी एनर्जी को कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस किया वर्ल्ड में तो युवाओं के डेमोग्राफिक डिविडेंड के मदद से पहुंचे। युवाओं में जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वही समाज को आगे ले जाती है। और जो हम यदि 58% युवाओं के एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लें बिहार को आगे बढ़ाने में, तो यही हमारा टारगेट है और इसी को हमको करना है। और आप समझिए कि बिहार जो है ऐसे दिखता है, एक नहीं है, फ्रैगमेंटेड है, बहुत सारे इसके डिविजन्स हैं, हर तरह के हैं, चाहे एबीसी कम्युनिटी का हो, चाहे एससी कम्युनिटी का, एसटी कम्युनिटी का है। तो जहां पे हर जगह पे चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, हम ऐसी पॉलिसी डिजाइन करें कि उनको एक इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से, कि जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। बिहार तभी बढ़ेगा जब इसके पूरा पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट करे। मेरी तरफ से आखिरी सवाल होगा, बिहार मुख्यतः एक सोशलिस्ट स्टेट रहा है अभी तक। जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और इसके एक्सपेंशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? गो बैक टू द रूट्स। जहां हमारे लोग हैं वहीं पे जाना होगा और हम वही काम करेंगे, जनता के पास जाएंगे। अच्छा, युवाओं की आपने बात की और अभी का जो मैंडेट देखा गया इस बार का MY मैंडेट देखा गया, महिला और युवा, और जो जीत का कारक आप बता रहे हैं महिलाओं का बढ़ चढ़ के आगे आना, वोट करना आप बता रहे हैं। आपने कहा कि रैलियों में भी कई महिलाएं देखी, हमने देखी भी हैं, दिखी भी हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो है ये आपने 10,000 की रिश्वत और 2 लाख का लालच दिया है, एक बार चल गया है, बार बार नहीं चलेगा। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, विपक्ष हमसे पहले उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम इतना पैसा देंगे। हमने वो काम तो नहीं किया, ग्रांट नहीं दिया। हम बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, हम उनको वर्कफोर्स में एम्प्लॉय करना चाहते हैं, उनका भागीदारी हम इकोनॉमिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। हम पैसा मुफ्त के लिए नहीं दे रहे हैं, हम पैसा रोजगार के लिए दे रहे हैं कि आप रोजगार कीजिए, आप अपनी आर्थिक स्थिति खुद सुदृढ़ कीजिए, आप अपने जो भाग्य है उसका निर्माता खुद बनिए। दिया था कि हम तो सीधा रोजगार ही दे और देंगे। रोजगार नहीं मिलता भाई, आप ये समझ लीजिए कहीं भी। वो सब जो कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है वो महिलाओं को सशक्त करने का काम किया कि वो रोजगार करें, स्वरोजगार करें और तरह तरह से अपने को इंप्रूव करें। और 10,000 रुपया जो गया है उसका यूटिलाइजेशन आप देखेंगे, आप सर्वे करा लीजिए, आप चूंकि एजेंसी है आप जाकर के नीचे में सर्वे भी करा सकती हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार से 10,000 का यूटिलाइज किया है। वो ऐसे खाने समय खत्म हो गया, लेकिन एक चीज पूछना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो लोग पलायन कर रहे हैं, एक छोटा सा आंसर चाहते हैं कि उसको मतलब कैसे अरेस्ट करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे? जॉब सिक्योरिटी बेसिकली सारे युवा बैठे हुए हैं, सारे युवा बैठे हैं और बिहार में सबका यही मुद्दा है कि भाई हमको जॉब ढूंढने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है आज भी। देखिए, जो पलायन का मुद्दा है वो अंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हमारी इकोनॉमी में यदि स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि हम इतना जॉब जनरेट कर रहे हैं तो लोग बाहर जाएंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत करना, सशक्त करना है, इसको इतना इंक्लूसिव बनाना है कि ताकि यहां पर ही जॉब जनरेट हो, तभी युवा जो यहां पे काम कर पाएंगे। तो इनकी एनर्जी को हमको बिहार में लगाना है तो हमको तो करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखें कि पहला कैबिनेट का बैठक क्या है, पहले कैबिनेट के बैठक में यहां पर क्या ग्लोबल हब बनाने की बात हो रही है, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यहां पर सेमीकंडक्टर और डिफेंस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। हर तरह से बिहार को कैसे जो हाईटेक टेक्नोलॉजी में कैसे हम ऊपर में ले जाएं, किस तरह से हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएं, इसके लिए काम हो रहा है। पहला कैबिनेट खुद ही नया जो हमारा है 11 नए शहर बसाने के, कि हमारा फोकस अर्बनाइजेशन है। बिहार में पहले 11% जो है आबादी जो है अर्बन पॉपुलेशन थी। जब तक हम अर्बनाइजेशन पे नहीं जाएंगे तो कैसे हम जा करके हम दूसरे सेक्टर में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं।
तो इस सारे जो इनिशिएटिव है एक कंबाइंड रूप से एक ऐसा उन्नत प्रोग्रेसिव स्वर्णिम बिहार बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें हमारे सारे युवा यहाँ पे सब लोग वहां पे अपना चलिए, इनका ठीक भविष्य है। सुरक्षित बहुत शुक्रिया आपका मनीष वर्मा जी हमारे साथ थे। और ये तमाम जो बातें हो रही हैं ये अगले 5 साल में कितने किए हुए कामों में तब्दील होंगी ये देखा जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।